क्वांटम केमिस्ट्री के इस कोर्स के अंदर अभी तक आप लोग काफी कुछ पढ़ चुके हो। सबसे पहले आप लोगों ने बेसिक ऑपरेटर अलजेब्रा पढ़ा, जहां पर आपने कम्यूटेटर की बात की, हर्मिटिसिटी की बात की और आइगन वैल्यू इक्वेशन की बात की। फिर आपने देखा कैसे आप लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हो, कैसे आप लोग अपने फंक्शन को नॉर्मलाइज करते हो और कैसे आप लोग एवरेज वैल्यूज को कैलकुलेट करते हो क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। फिर आपने पढ़े पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री और पोस्टुलेट्स के अंदर आपको 4 मॉडल्स की बने, जिसकी स्टडी आप लोग करते हो विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। और अभी तक आप लोग अपने चारों मॉडल्स को पढ़ चुके हो। और लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था पोटेंशियल बैरियर प्रॉब्लम्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर टनलिंग क्या होता है और किस तरीके से आप लोग टनलिंग के केस के अंदर निकाल सकते हो अपने ट्रांसमिटेंस को। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 42 of quantum chemistry. और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होती है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके पास क्वेश्चंस आने लग गए हैं गेट एग्जाम के अंदर भी और आपके CSIR नेट एग्जाम के अंदर भी। लेकिन इस टॉपिक के ऊपर से आपके पास आते हैं बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस। फिजिक्स के बच्चे इस टॉपिक को ज्यादा पढ़ते हैं, बेसिकली पोटेंशियल बैरियर को फिजिक्स वाले बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं। केमिस्ट्री के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ इसका पढ़ना है इंट्रोडक्शन। तो आप लोग यहाँ पर ज्यादा डेरिवेशन के अंदर मत जाना। क्वांटम केमिस्ट्री में मैं आपको ऑलरेडी काफी ज्यादा डेरिवेशन करा चुका हूं, लेकिन आपको वो सब भी याद नहीं करने हैं। मैंने सिर्फ इसलिए कराए हैं ताकि आपको जो रिजल्ट्स हैं उनको जल्दी आसानी से आप लोग उसको याद कर सको। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का एक डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद करना है। और इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हम लोग बनाने वाले हैं कुछ और एक्सप्रेशंस जिनको आपको ऐसा याद करना है, जिनके ऊपर आपस क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ऐसा याद होना चाहिए। और सिर्फ इस फॉर्मूले के ऊपर से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है CSIR नेट के अंदर, एक बार 4 मार्क्स का और एक बार आपके पास 2 मार्क्स का, सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूला आपके पास यहां पर क्या है, J इज इक्वल टू एच कट अपॉन में 2 आयोटा m इंटू में साई स्टार लाप्लासियन का ऑपरेटर इंटू में साई माइनस का साई लाप्लासियन का ऑपरेटर इंटू में साई स्टार। तो ये फॉर्मूला आपको यहां पर एज सच याद होना चाहिए। अब केमिस्ट्री में आप लोग क्या पढ़ते हो, आप लोग पढ़ते हो पोटेंशियल बैरियर प्रॉब्लम इन केस ऑफ ट्रांसलेशन मोशन इन 1D इन 1 डायमेंशन। तो बेसिकली आपके पास यहां पर क्या होता है, आपके पास कोई पार्टिकल है इस तरीके से मूव कर रहा है, यहां पर क्या होता है v इक्वल टू 0 होता है। आप लोग यहां पर क्या लगाते हो बैरियर फाइनाइट हाइट का पास क्या है, इनफिनिट आपके पास यहाँ पर v थे, तो आपके पास कुछ इस टाइप का डायग्राम बन जाएगा। यहाँ पर पास v क्या है, इक्वल टू v है। तो आपके पास यहाँ पर क्या होता है, एक बैरियर होता है। आप लोग क्या पढ़ते हो, ट्रांसलेशन मोशन है कोरस्पॉन्डिंग 1D के अंदर। तो आपके पास यहाँ पर जो लाप्लासियन ऑपरेटर क्या हो जाएगा, पास ये हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स। तो आपको इस फॉर्म के अंदर भी याद करना है और आपको इस फॉर्म के अंदर भी याद करना है। और लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर फर्स्ट रीजन का फंक्शन निकालते हो और किस तरीके से आप लोग यहाँ पर सेकंड रीजन का वेव फंक्शन निकालते हो। तो उनका वेव फंक्शन भी आपको याद होना चाहिए, उसका हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। तो आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, फंक्शन भी आपको पता है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ इस एक्सप्रेशन के अंदर अपने फंक्शन को पुट करना है, फर्स्ट रीजन के लिए भी और सेकंड रीजन के लिए भी। पहले करते हैं फर्स्ट रीजन के लिए। तो अप्लाइंग अबव फॉर्मूला इन फर्स्ट रीजन, आपके पास क्या बन जाएगा, J1 मैंने यहां पर लिख दिया किसके लिए, फर्स्ट रीजन के लिए। क्या बन जाएगा ये h कट अपॉन में 2 आयोटा m इनटू में क्या लिख दिया साई 1 इनटू में कॉन्जुगेट डेल बाय डेल x ऑफ साई 1 माइनस का यहां पर भी साई 1 आएगा इनटू में डेल बाय x ऑफ साई 1 का कॉन्जुगेट। अब साई 1 आपको पता है, अगर आपको पता है साई 1 तो आपको पता होता है साई कॉन्जुगेट भी। आपको कुछ नहीं करना, आयोटा क्या लगाना है, सिर्फ और सिर्फ माइनस आयोटा। तो आपको पता है कि आपके पास साई 1 क्या होने वाला है, आपको पता है कि आपके पास साई 1 का कॉन्जुगेट क्या होने वाला है। तो उस फंक्शन की वैल्यू को आप लोग यहां पर पुट करो। फंक्शंस क्या होते हैं मैंने बताया था लास्ट क्लास के अंदर, तो वहां से वीडियो देख सकते हो, आप नहीं देखी हो तो फंक्शन को आपको यहां पर पुट करना है, उसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। इसको जब आप लोग डिफरेंशिएट करते क्या बन जाएगा, पास कुछ इस टाइप की टर्म बन जाएगी, J1 इज इक्वल टू P1 अपॉन में m इनटू आपके पास क्या बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। और a और b आपके पास क्या होता है, कोएफिशिएंट्स होते हैं। आप लोग क्या देखते हो, फंक्शन देखते हो। तो ये सारी चीजें आप लोग कर चुके हो, मैंने कुछ नहीं किया। आपके पास यहाँ पर एक फंक्शन था, आपके पास यहाँ पर एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रीजन कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पुट किया है। आपके पास इस टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा, J1 इज इक्वल टू P1 अपॉन में m a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। और उसके बाद आप लोग इसको एक्सपेंड करके इस तरीके से भी लिख सकते हो, P1 अपॉन में m इंटू में a का स्क्वायर माइनस का P1 अपॉन में m इंटू में b का स्क्वायर। और हम लोग इसको इस तरीके से ही याद करने वाले हैं। जब आप लोग यहाँ पर इसको एक्सपेंड करोगे, पास यहाँ पर क्या आने वाला है, a भी आएगा और a का कॉन्जुगेट भी आएगा। आपके पास यहाँ पर b भी आएगा और b का कॉन्जुगेट भी आएगा। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ a, तो मतलब वापस यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब होता है a इंटू में a कॉन्जुगेट। जब आप लोग इसको एक्सपेंड करोगे, बस यहाँ पर क्या आने वाला है, आपके पास आने वाला है a इंटू में a कॉन्जुगेट माइनस का b इंटू में b कॉन्जुगेट। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, a का स्क्वायर लिख दिया, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, b का स्क्वायर लिख दिया है। तो प्लीज आप लोग इसको कर देखिए, आपके पास ये एक्सप्रेशन बड़े आसानी से बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट भी आपके पास यहाँ पर काफी आसान बनने वाला है। तो इसको आप लोग खुद से डिराइव कर सकते हो।
उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड एंड वेलोसिटी। आपको पता है कि जो आपका यहाँ पर P1 यहाँ पर क्या होता है, मोमेंटम है इन फर्स्ट रीजन। मोमेंटम यहाँ पर क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी, बस क्या होता है, मोमेंटम होता है, डिवाइड बाय मास क्या बन जाएगा, m से क्या बन जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी ही बच जाएगा। तो बेसिकली आपकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है और आपके पास डिपेंड कर रही है a के स्क्वायर के ऊपर, यानी कि एम्पलीट्यूड के ऊपर। वेव फंक्शन का आपके पास जो होता है कोएफिशिएंट आपको क्या बताता है, उसको एम्पलीट्यूड को बताता है, यानी कि डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली आपको अप्लाई करना है अपने इस प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एक्सप्रेशन को सेकंड रीजन में, बस क्या निकल जाएगा, J2 निकल जाएगा P2 अपॉन में m इंटू में c का स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ पर इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो। आपके पास यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट आपके पास यहाँ पर विड्थ है, ये आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्टिकल ऐसे तरीके से आ रहा है और यहाँ पर अगर ट्रांसमिट को क्या हो जाएगा, वो इस तरीके से मूव करता जाएगा, वापस नहीं आएगा। रिफ्लेक्टेंस के अंदर वापस आएगा तो फर्स्ट यहाँ पर क्या आएगी, दो टर्म आएगी, एक आने जाने के लिए, आपके पास पीछे जाने के लिए, यहाँ पर आएगी सिर्फ और सिर्फ एक टर्म सिर्फ और सिर्फ आगे जाने के लिए। तो आपको ये तीनों एक्सप्रेशंस यहाँ से डायरेक्टली याद करने हैं। क्या क्या आपको यहाँ से याद करना है वो मैंने बाद में लिखा हुआ है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो चार्ट याद करना है। ऑल्सो रिफ्लेक्टेंस इज इक्वल टू इंटेंसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू रिफ्लेक्टेड वेव डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू इंसिडेंट वेव। अब इस इंटेंसिटी को आप लोग कैसे निकालोगे, आप इसको निकालते हो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी से। आपके पास जो यहाँ पर एक्सप्रेशन आया, एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर सब कुछ बताएगा पोटेंशियल बैरियर के बारे में। आपके पास यहाँ पर आए हैं दो एक्सप्रेशन, आपके पास एक तो निकल कर आया ये वाला और यहाँ पास निकल कर आया ये वाला। आपके पास यहाँ पर क्या सीन हो रहा है, आपके पास कोई पार्टिकल है, इस तरीके से वो मूव कर रहा है, वो टिक कर वापस भी आ सकता है और यहाँ से वापस क्रॉस भी कर सकता है। तो आपके पास यहाँ पर होगा ये तीन डायरेक्शन है। आपके पास यहाँ पर क्या है, एक आपके पास डायरेक्शन क्या है, एक आपके पास है ये वाली, आपके पास यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्शन वाली है और आपके पास यहाँ पर क्या है, ट्रांसमिटेंस वाली है। तो यहाँ पर पास क्या है, तीन डायरेक्शन, पास क्या है, इंसिडेंट है, या आपके पास क्या है, रिफ्लेक्टेड वाली है और यहाँ पास क्या है, ट्रांसमिटेंस वाली है। तो आपके पास बेसिकली यहाँ पर तीन डायरेक्शन है। अगर मैं बात करता हूँ इंसिडेंट वाली, तो कौन बताएगा, आपके पास यहाँ पर बताएगा J1 का फर्स्ट रीजन का सिर्फ और सिर्फ प्लस वाला एक्सप्रेशन, कि प्लस में मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पास यहाँ पर क्या होने वाली है, इंटेंसिटी होने वाली है आपकी वेव की इन प्लस डायरेक्शन के अंदर, यानी कि इंसिडेंट के पास यहाँ पर क्या है, इंटेंसिटी है। अगर आपको निकालनी है रिफ्लेक्टेंस, आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रीजन के अंदर जो नेगेटिव वाली प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होती है आपके पास, वो रिफ्लेक्टेंस वाली होती है, यानी कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर। बस यहाँ पर क्या है, माइनस का P1 अपॉन में m इंटू का b का स्क्वायर। तो ये बताएगा इंसिडेंट को प्लस एक्स वाली को, ये बताएगा आपके पास नेगेटिव वाली को, यानी कि रिफ्लेक्टेंस वाली को। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, इसका हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर यूज करने हैं। अगर आपको यहाँ पर निकालना है ट्रांसमिटेंस का प्लस एक्स वाले का, तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही टर्म थी, यानी कि यहाँ पर वापस नहीं आएगा, और अगर वापस नहीं आएगा तो वापस है कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि नेगेटिव है कोरस्पॉन्डिंग, आपके पास यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव की रहेगी। तो ये क्या बता रहा है, इंटेंसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू ट्रांसमिटेंस बता रहा है, और इसका हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली यूज करेंगे अपने ट्रांसमिटेंस को और रिफ्लेक्टेंस को निकालने के लिए, और उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए। तो रिफ्लेक्टेंस फॉर्मूला पास यहाँ पर क्या हो जाता है, इंटेंसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू रिफ्लेक्टेड वेव डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू इंसिडेंट वेव। तो रिफ्लेक्टेंस पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पता है P1 अपॉन में m इंटू का b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P1 अपॉन का m इंटू में a का स्क्वायर। P1 से P1 गया, m से m का क्या बन जाएगा पास, b का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर। अब आपको b को लिखना आता है इन टर्म्स ऑफ a। इसका डेरिवेशन हम लोग कहां कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। बस क्या निकल आया था, वो निकल आया था b इज इक्वल टू P1 माइनस का P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2 इंटू में a। तो उसका मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। आपके पास कुछ इस टाइप की टर्म आ जाएगी, a स्क्वायर से कट जाएगा, a स्क्वायर पर क्या निकल गया, रिफ्लेक्टेंस इज इक्वल टू P1 माइनस का P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, रिफ्लेक्टेंस आ गया है। आपको इस फॉर्मूले को यहाँ पर ऐसा डायरेक्टली याद करना है। अब बात करते हैं कि आखिर ट्रांसमिटेंस को आप लोग किस तरीके से निकाल सकते हो। तो ट्रांसमिटेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू ट्रांसमिटेड वेव डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू इंसिडेंट वेव। तो ट्रांसमिट मतलब आपके पास यहाँ पर क्या हो गया कि आपकी जो वेव है कहां चली गई, वो सेकंड रीजन में चली गई। तो यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन था प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, वहां पर क्या निकल रहा था, P2 अपॉन में m इंटू में c का स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी इंसिडेंट के लिए आपके पास ये क्या है, P1 अपॉन का m इंटू में a का स्क्वायर। मैंने पुट कर दिया, m से आपका m कट जाएगा, लेकिन P2 से आपका P1 नहीं कटेगा, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग अलग अलग रीजन की बात कर रहे हो। इंटेंसिटी फर्स्ट में है और आपके पास ट्रांसमिट कहां है, सेकंड के अंदर है। तो P1 और P2 आपको यहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा अलग अलग। तो मैंने यहाँ पर जो अलग रखा है, और उसके बाद आपको c को लिखना आता है एक ही टर्म्स के अंदर। लास्ट से बात कर चुके हैं, तो मैंने यहाँ पर उसकी वैल्यू को पुट किया हुआ है कि आपका जो c होता है वो क्या होता है, एक ही टर्म के अंदर 2 इंटू में P1 इंटू में 8 डिवाइड बाय P1 प्लस P2। इसका मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, c का आपके पास स्क्वायर है। उसके बाद आपका a स्क्वायर से कट जाएगा, a का स्क्वायर कट, क्या बन जाएगा, ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू 4P1 P2 इन डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर। और आपको इस चीज को यहाँ पर डायरेक्टली याद करना है। रिफ्लेक्टेंस का पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए ट्रांसमिटेंस का। आपको ये पता है कि रिफ्लेक्टेंस प्लस ट्रांसमिटेंस क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। अगर आपके पास पार्टिकल इस तरीके से आ रहा है, वो कोलाइड करके वापस जा सकता है या फिर आ सकता है आगे, लेकिन इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, उसके बराबर आपके पास
1 ही होना चाहिए। अगर 100% लाइट आपके पास आ रही है तो 40% मान लो बाहर निकल गई और 60 वापस हो गई, तो 60 प्लस वोल्टेज यहाँ पर क्या होने वाला है, 100% ही होने वाला है और फ्रैक्शन ऑफ पास वो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि ट्रांसमिटेंस प्लस रिफ्लेक्टेंस बस क्या होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। और मैथमेटिकली भी आप लोग देख सकते हो, आप लोग ट्रांसमिटेंस को और रिफ्लेक्टेंस को अगर आप लोग करने वाले हो ऐड, तो आपके पास कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन आएगा जो कि आपके पास लास्ट में 1 के बराबर ही आने वाला है। ये मैंने क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है रिफ्लेक्टेंस, मैंने क्या लिखा हुआ है ट्रांसमिटेंस, इसको आप लोग कर लो ऐड, क्या बन जाएगा आपके पास 1 के बराबर ही बनेगा। आप लोग इसको ऐड करके देख सकते हो, मैंने यहाँ पर दिखाया भी हुआ है। तो अब यहाँ से आपके पास आते हैं बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन आपको यहाँ से क्या क्या याद करना है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको याद करना है कि अगर आपके पास क्वेश्चन होता है पोटेंशियल बैरियर का और आपके पास जो ई है, यानी कि जो आपके पास इंसिडेंट है वो आपके पास ज्यादा होती है वी से, तो उस केस में आपको ये सारी बातें याद करनी है। जो आपके पास वेव होगी इंसिडेंट वाली, क्या होती है आपके पास ए इंटू में ई रेज़ टू द पावर प्लस आयोटा P1 x अपॉन में h कट। ये आपके पास क्या है, रिफ्लेक्शन के पास क्या होती है, बी ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा P1 x अपॉन में h कट। पूरा फंक्शन आपके पास क्या बन जाएगा, ये प्लस में ये, पूरा फंक्शन आपके पास क्या बन जाएगा, ये प्लस में ये, लेकिन यहाँ पास क्या है, इंसिडेंट का पास क्या है, रिफ्लेक्टेंस का। सेम उसी तरीके के पास क्या है, ट्रांसमिटेंस का सी इंटू में ई रेज़ टू द पावर प्लस आयोटा P2 x अपॉन में h कट। अगर आपके पास यहाँ पर कट होता, ये वापस आता, यहाँ पर एक माइनस का भी आपके पास यहाँ पर टर्म होती, लेकिन ऐसा आपके पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आपके पास यहाँ पर विथ क्या है, इनफाइनाइट है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 वेव फंक्शन याद करने हैं और इस वेव फंक्शन के अंदर आपके पास यहाँ पर टर्म आती है P1 और P2। ये P1 और क्या होता है आपके पास, P2 क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो P1 आपके पास क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2me, यहाँ पर आपके पास v क्या है, इक्वल टू 0 है, यहाँ पर v आपके पास क्या है, v है, तो यहाँ पर आपको v भी लेना पड़ता है। टू अंडर रूट ऑफ 2m इंटू में e माइनस का v, e बड़ा है इसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको आगे लिखा हुआ है। जब e छोटा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, v को आगे पुट करेंगे, आने वाली क्लास के अंदर आप लोग वही देखने वाले हो। उसके बाद मैंने लगाई थी बाउंड्री कंडीशन, और बाउंड्री कंडीशन लाकर आप लोगों ने ए बी और सी के अंदर निकाले थे रिलेशंस। तो आपके पास यहाँ पर निकले 2 रिलेशन, जहां से आपने क्या निकाल लिया था, बी को भी निकाल लिया था एक ही टर्म के अंदर और सी को भी आपने निकाल लिया था एक ही टर्म के अंदर। वो फॉर्मूले मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हुए, तो आपको वो फॉर्मूले भी याद करने हैं। बी को एक ही टर्म में कैसे लिखते हो और सी को आप लोग एक ही टर्म्स के अंदर कैसे लिखते हो, तो वो भी आपको यहाँ पर याद करना है। फिर आपको याद करना है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पास क्वेश्चन आ चुके हैं। और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर्मूला आपने यूज करके किसने निकाला था, ये निकाला था आपने ट्रांसमिटेंस के लिए और रिफ्लेक्टेंस के लिए। तो आपको ट्रांसमिटेंस भी पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्टेंस भी। उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फर्स्ट रीजन के अंदर क्या है, सेकंड रीजन के अंदर क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा इंसिडेंट कितनी हो रही है, इंसिडेंट कितनी होने वाली है, रिफ्लेक्शन की कितनी होने वाली है और ट्रांसमिटेंस की कितनी होने वाली है। तो ये आपको कुछ मोटी मोटी बातें यहाँ से याद रखनी है। अगर आपको ये सारी बातें याद रही, ये एक पेज आपको याद रहा, तो आप लोग यहाँ से एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ने वाले हो। क्वेश्चंस यहाँ से आपके पास बिल्कुल डायरेक्टली बहुत ही ईजी आने वाले हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास इंसिडेंट की एनर्जी पोटेंशियल की जो आपने लगाया, पोटेंशियल लगाया उसके बराबर हो जाए, या फिर आपके पास इंसिडेंट वाली छोटी होती है, तो उसके पास क्या होने वाला है। लेकिन विथ में यहाँ पर क्या लेकर चल रहा हूँ, इनफाइनाइट ही लेकर चल रहा हूँ। अगर आपके पास होती है इनफाइनाइट विथ, तो उस केस के अंदर आपके पास जो भी आपका पार्टिकल हो क्या होगा, 100% आपके पास रिफ्लेक्ट ही होगा। ट्रांसमिटेंस आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रांसमिटेंस फॉर्मूला क्या बता रहा है, ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू 4p1 p2 डिवाइडेड बाय p1 प्लस का p2। और आपके पास यहाँ p2 क्या था, अंडर रूट ऑफ 2m इंटू में e माइनस का v। अगर आपका e v के बराबर हो जाएगा, यानी कि v माइनस का v क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये पूरा क्या हो गया 0, यानी कि ट्रांसमिटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। और अगर आपका e इक्वल टू v पे ही 0 हो गया, तो जब e छोटा होगा तो उसके अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल ही 0 हो जाएगा। यहाँ पर ही 0, तो वहाँ पर क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है। यानी कि अगर आपके पास बैरियर होता है फाइनाइट हाइट का और इनफाइनाइट विड्थ का, आपके पास यहाँ पर कुछ टाइप का बैरियर होगा, तो इस केस के अंदर आपका पार्टिकल, जब आपके पास पार्टिकल एनर्जी ई जो होती है छोटी होती है, उससे आपके पास पोटेंशियल बैरियर छोटी कम होती है, या फिर वो उसके बराबर होते हैं, उसके अंदर आपका पार्टिकल यहाँ पर ट्रांसमिटेंस नहीं दिखाएगा, वो हमेशा क्या होगा पास यहाँ पर रिफ्लेक्ट ही होगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर इस बैरियर को लगा देते हो फाइनाइट विड्थ का, यानी कि आपने बैरियर कुछ इस टाइप का लगाया, यानी कि कुछ लेंथ के बाद आपने इस बैरियर को खत्म कर दिया, तो उस केस के अंदर आपका जो पार्टिकल है वो इस रीजन के अंदर भी मिलेगा और वो इस रीजन के अंदर भी मिलेगा। यानी कि आपका जो पार्टिकल है वो यहाँ से इस पार्टिकल क्या करेगा, वो टनल कर गया, और ये टनल उस केस के अंदर भी होगा जब आपके पास जो ई होता है वो छोटा होता है आपके पास वी से। अगर आपका ई बड़ा होगा तो उस केस में तो वो कर ही सकता है, लेकिन अगर आपका ई छोटा हो जाता है उस केस के अंदर भी आपका पार्टिकल फर्स्ट से अगर आ रहा है तो वो सेकंड के अंदर भी आपको मिलने की चांसेस हो जाते हैं। हम लोग उसे कैसे करते हैं, फर्स्ट आपके पास ये हो जाएगा, सेकंड आपके पास ये हो जाएगा, थर्ड आपके पास ये हो जाएगा। तो अगर आपका पार्टिकल फर्स्ट से छोड़ा है आपने, तो वो थर्ड के अंदर भी मिलेगा, चाहे उसके आपके पास जो ई होती है वो आपके पास क्या होती है, इस पोटेंशियल से कम ही क्यों ना हो। इसे ही आप लोग क्या बोलते हो, टनलिंग बोलते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल बैरियर प्रॉब्लम विद फाइनाइट विद कंसेप्ट ऑफ टनलिंग। तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, मैंने पार्टिकल कंसीडर किया। लेट अस कंसीडर ए फ्री पार्टिकल ऑफ मास m with energy E impinges strikes on a potential barrier of finite height v and finite width of length L at x is equal to 0। यानी कि x is equal to 0 के ऊपर आपको क्या टकराया, एक पोटेंशियल मिला है v
v इसके क्या है हाइट है, l इसके यहाँ पर क्या है विड्थ है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा x इक्वल टू l हो जाएगा। यहाँ पर पोटेंशियल क्या है v है, यहाँ पर v क्या इक्वल टू 0 है, यहाँ पर वापस क्या है v इक्वल टू 0 है। तो इस टाइप से आपके पास यहाँ पर क्या बन गए, 3 रीजन बन गए। फर्स्ट ये बन गया, सेकंड आपके पास ये बन गया और थर्ड आपके पास ये बन गया। इफ एनर्जी इज लेस देन v, इफ एनर्जी इज लेस देन v देन ऑल्सो देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ फाइंडिंग द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इन थर्ड रीजन। अगर आपके पास ये e इस v से छोटा होता है उस केस के अंदर भी आपका ये पार्टिकल, अगर आप लोग यहाँ पर फर्स्ट में छोड़ोगे इसको, तो थर्ड रीजन के अंदर इसके पाए जाने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होती है, जिसको हम लोग निकालने वाले हैं कि ट्रांसमिटेंस कितना होगा विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ही। तो डायरेक्ट फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है। दैट इज कंसीडर एज टनलिंग ए क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना। क्लासिकली आपके पास क्या होता है, फोरबिडन होता है। ये बातें मैं कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर के अंदर भी। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर टनलिंग जैसी कोई भी टर्म नहीं होती है, लेकिन आपको क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग को पढ़ना है, क्योंकि आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ये थर्ड रीजन के अंदर मिल सकता है अगर उसकी एनर्जी क्या होती है, कम ही क्यों ना हो। तो कैसे होती है, ट्रांसमिटर निकल कर आएगा, यहाँ पर क्या निकल कर आएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो डिटरमाइन द ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी और टनलिंग वी ऑब्टेन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एंड थर्ड रीजन। सेकंड की बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको निकालना है, आपको ये देखना है कि आपका पार्टिकल इस रीजन को क्रॉस करने की टेंडेंसी रखता है या नहीं। अगर वो इसको क्रॉस करेगा तो वो थर्ड के अंदर मिलेगा, और अगर वो थर्ड में मिल गया इसका मतलब उसने क्या किया है, इसको क्रॉस किया है, यानी कि इसकी एनर्जी कम है लेकिन अपने से ज्यादा एनर्जी उसने टनल क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। आप लोग क्या बोलते हो, टनलिंग बोलते हो। तो आप लोग क्या करने वाले हो, फर्स्ट रीजन के लिए और थर्ड रीजन क्या करने वाले हो, अपने फंक्शन को यहाँ पर अप्लाई करने वाले हो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के। तो आपको पता है विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन इन डिफरेंट रीजन, आपको फंक्शंस पता है। फर्स्ट हमने यहाँ पर क्या किया था, अपनी इक्वेशन को पुट किया, क्या बन गया था, आपके पास निकल गया फंक्शन निकल गया था साई इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर आयोटा p1 x अपॉन में h कट प्लस b इनटू में e रेज टू द पावर माइनस आयोटा p1 x अपॉन में h कट। आप कह रहे थे कि पार्टिकल इधर भी मूव कर सकता है, प्लस x के अंदर भी और माइनस x के अंदर भी। यहाँ पर क्या करेगा, वो प्लस के अंदर मूव कर सकता है और माइनस के अंदर भी मूव कर सकता है। यहाँ पर क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्लस के अंदर मूव करेगा। तो साई 2 के अंदर क्या आने वाला है, पास दो टर्म आएगी, लेकिन साई 3 में पास क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म आएगी। क्योंकि अगर आपके पास पार्टिकल सेकंड रीजन से निकल गया, अगर आपके पास पार्टिकल यहाँ पर सेकंड से निकल गया, इधर आ सकता है, वापस भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, टकरा के वापस भी आता है, लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आगे ही जाएगा। तो दो टर्म आपके पास यहाँ पर आएगी, दो टर्म पास यहाँ पर आएगी और एक टर्म पास यहाँ पर आएगी, और सारे के साथ जो आपके पास क्वेश्चन का ले लिया, आपने ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया और आपने क्या कर लिया, ई ले लिया। यानी कि आपके पास हर एक रीजन के अंदर क्या निकल गया, फंक्शन निकल गया। और अगर आप लोग फंक्शन निकाल सकते हो तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, उसका यूज कर आप लोग क्या निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को भी निकाल सकते हो। तो बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन इन फर्स्ट एंड थर्ड रीजन वी में ऑब्टेन करंट डेंसिटी। जी हमारे पास क्या निकल जाएगा, सेम वही चीज हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। क्या निकल जाएगा, P1 अपॉन में m a का स्क्वायर माइनस P1 अपॉन में m b का स्क्वायर। यहाँ पास क्या था, फर्स्ट रीजन के आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, P1 मोमेंटम, यहाँ पर क्या होगा, P2 मोमेंटम, आपके पास क्या होगा, P3 मोमेंटम। आपने देखा था क्या निकलता है, यहाँ पर आपका निकला था P1 अपॉन में m इंटू में a का स्क्वायर माइनस P1 अपॉन में m b का स्क्वायर। तो यहाँ पर पास क्या निकल जाएगा, जैसा निकल जाएगा पास P1 अपॉन में m इंटू में e का स्क्वायर। अब फर्स्ट रीजन के अंदर भी आपके पास पोटेंशियल पास यहाँ पर क्या होता है, जीरो होता है। तो जितना मोमेंटम पार्टिकल का यहाँ होगा उतना ही मोमेंटम पास पार्टिकल कहाँ होने वाला है, यहाँ होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ही अलग होगा। थर्ड रीजन के अंदर आपको P3 नहीं लेना, क्योंकि थर्ड रीजन के अंदर पोटेंशियल पास क्या हो रहा है, यहाँ पर जीरो ही हो रहा है। यानी कि थर्ड रीजन के अंदर भी जो मोमेंटम पार्टिकल क्या होगा, वो बिल्कुल ही सेम होगा। थर्ड ट्रांसमिटेंस कैन बी रिटन एज, कैसे निकालते हो, ट्रांसमिट के निकालो, क्या हो जाएगा, सब P1 अपॉन में m इंटू में e का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है, P1 अपॉन में m इंटू में a का स्क्वायर। P1 से P1 कट गया, m से m कट गया, क्या बन जाएगा पास यहाँ पर e का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर। वहां पर पास क्या बना था, c का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर। तो आपने क्या किया था, आपने वहां पर आपने c की वैल्यू को पुट किया था a की टर्म्स के, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, e की वैल्यू को पुट करेंगे a की टर्म्स के अंदर। लेकिन वहां पर पास क्या था, a था, b था, c था, तीन वेरिएबल थे, दो इक्वेशन थी, बहुत इजी आपने सोल्व कर लिया था। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या आने वाली है, बहुत ज्यादा इक्वेशंस आएगी। टू गेट द वैल्यू ऑफ e इन टर्म्स ऑफ a अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस। अब यहाँ पर आपके पास क्या बनने वाली है, दो बाउंड्री कंडीशन बनने वाली है, x इक्वल टू 0 वाली भी और x इक्वल टू l वाली भी। आपने देखा था लास्ट केस के अंदर आपके पास क्या थी, एक बाउंड्री थी, एक बाउंड्री में क्या निकाली थी, दो इक्वेशन निकाली थी। आपके पास क्या थे, तीन वेरिएबल थे। तो तीन वेरिएबल के लिए तीन इक्वेशन चाहिए होती है, लेकिन आप कह रहे थे कि आपको पता है कि आपके इंसिडेंट की एनर्जी कितनी है, तो आपको a पता है। तो आपने क्या किया, आपने तीन इक्वेशन से b और c की वैल्यू क्या निकाल ली, a की टर्म्स के अंदर निकाल ली। अब यहाँ पर आपके पास क्या होने वाले हैं, पांच वेरिएबल होने वाले हैं। आपका क्या काम चल जाएगा, आपका काम चल जाएगा चार इक्वेशन से ही, क्योंकि आपको a की वैल्यू तो पता ही होती है, यानी कि आपको b को निकालना है, c को निकालना है, d को निकालना है, e को निकालना है इन टर्म्स ऑफ a। और c और d की बात नहीं करेंगे, हम क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं फर्स्ट रीजन की और फिर थर्ड रीजन की। तो c और d की बात भी हम लोग यहाँ पर नहीं करने वाले, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पर चार इक्वेशन चाहिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इस बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर यूज करेंगे। x इक्वल टू 0 क्या बाउंड्री है, और यहाँ पे पास ये क्या है, ये भी आपके पास क्या है, बाउंड्री है। इस बाउंड्री पास क्या होने वाला है, साई 1 इज इक्वल टू साई 2 हो जाएगा। और अगर आपके पास साई 1 इक्वल टू साई 2 है तो d बाई डी एक्स ऑफ साई 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
डी बाई डी एक्स ऑफ साई टू हो जाएगा। सेम हमने चीज़ें पहले भी की थी, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, साई टू इज इक्वल टू साई थ्री हो जाएगा, और सेम इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साई टू इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साई थ्री भी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, साई वन एट एक्स इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू साई टू एट एक्स इक्वल टू जीरो, डी बाई डी एक्स ऑफ साई वन एट एक्स इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साई टू एट एक्स इक्वल टू जीरो। इनको मैं पुट करूँ, बस क्या निकल जाएगी, दो इक्वेशन निकल जाएगी, a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, P1A माइनस P1B इज इक्वल टू P2C माइनस P2D। तो अब बस क्या बन गई, दो इक्वेशन बन गई। सेम मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, साई टू एट एक्स इक्वल टू एल इज इक्वल टू साई थ्री एट एक्स इक्वल टू एल, और डी बाई डी एक्स ऑफ साई टू एट एक्स इक्वल टू एल इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साई थ्री एट एक्स इक्वल टू एल। यहाँ से बस क्या आ गई, दो इक्वेशन आपके पास यहाँ पर आ गई है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को पुट कर देना, बस इक्वेशन बड़े आराम से आ जाएगी। तो इनको आप लोग कर देखिए, आपके पास क्या आ जाएगी, चार इक्वेशन आ जाएगी। अब इक्वेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स है, वेरिएबल पास बहुत ज़्यादा है, तो इनको सोल्व अब लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के अंदर क्या लिख देंगे, बाय डूइंग ए लॉट ऑफ अलजेब्रा ऑन इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एंड 4 वी गेट वैल्यू ऑफ e इन टर्म्स ऑफ a एंड व्हेन वी पुट दिस वैल्यू इन एक्सप्रेशन ऑफ t, आपके पास क्या निकल जाएगा, ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू 4e इंटू में v माइनस का e डिवाइडेड बाय 4ev माइनस का e प्लस का v स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोला k2l। और यहाँ पास क्या आता है, टनलिंग का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आता है। मैंने यहाँ पर क्या कहा है, मैंने कहा है कि आपके पास चार इक्वेशन तो निकल गई, लेकिन इतने ज़्यादा इक्वेशन को आपको यहाँ पर सोल्व नहीं करना। ऐसी और बुक में क्या लिखा हुआ है, बाय डूइंग ए लॉट ऑफ अलजेब्रा ऑन इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 वी गेट वैल्यू ऑफ e इन टर्म्स ऑफ a। आपके पास जो फॉर्मूला क्या आ रहा था, ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू e का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने e को निकाल लिया है a के टर्म के अंदर। जब मैं करूंगा e का क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि a स्क्वायर से आपके पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि कोफिशिएंट आपके पास कट जाएंगे। तो टनलिंग क्या बन जाएगा, टनलिंग बच जाएगा आपके पास 4e इंटू में v माइनस का e डिवाइडेड बाय 4e इंटू में v माइनस का e प्लस का v स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोला k2l। ये होता है आपके पास टनलिंग का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। इसको आप लोग सिर्फ और सिर्फ याद कर लो। बाकी आप लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे और अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पास क्या है, यहाँ पास है एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ टनलिंग। आपको सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेटेड वाला ही याद करना है। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है साइन हाइपरबोला k2l। ये आपके पास h प्लैंक कांस्टेंट पास क्या है, हाइपरबोला एक फंक्शन होता है, इसकी वैल्यू पास क्या हो जाएगी, इसके वैल्यू पास क्या होती है, साइन हाइपरबोला k2l पास क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर k2l माइनस का e रेज टू द पावर माइनस k2l डिवाइडेड बाय 2। ये साइन हाइपरबोला k2l की डायरेक्ट वैल्यू है। मैथ के अंदर होता है कि हाइपरबोला क्या होता है, मैंने यहाँ पर क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पर इसको यूज कर लिया है। और उसके यहाँ पर क्या है, k2 पास क्या होता है, p2 अपॉन मैथ कट, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, p2l को पुट कर दिया अंडर रूट ऑफ 2m इंटू में v माइनस का e, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो v है वो क्या है, e से बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पर v को पुट करूंगा। तो ये फॉर्मूले आप लोग यहाँ पर एग्जैक्टली याद कर सकते हो, बस ये क्या है, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है ऑफ टनलिंग। लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज कर मैं यहाँ पर इसका छोटा फॉर्म बनाने वाला हूँ। अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन में बी ऑब्टेन एज इफ साइन हाइपरबोला k2l इज लार्ज। जब आपके पास साइन हाइपरबोला k2l बड़ा होता है, सिर्फ उसी के साथ क्या निकल आता है, अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन निकल कर आता है। इसके बड़े होने मतलब आपके पास क्या हो गया, इसका बड़ा होना। ये बड़ा कब होगा, जब आपके पास क्या हो जाए, e2kl इज लार्ज हो जाए। मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, k2l को पुट किया है p2 अपॉन में h कट, p2 पास क्या होता है, p2 पास क्या होता है अंडर रूट ऑफ 2m इंटू में v माइनस का ई। और ये बड़ा कब होगा, ये टर्म बड़ी कब होगी, आपके पास क्या हो जाए, l बड़ा हो जाए या फिर आपके पास v बड़ा हो जाए। इधर v लार्ज और l लार्ज और बोथ लार्ज, यानी कि v बड़ा हो जाए और आपके पास क्या हो जाए, l भी बड़ा हो जाए। और अगर ये सब कुछ बड़ा हो जाएगा तो उस केस के अंदर क्या कर सकते हो आप लोग, इस टर्म को क्या लिख सकते हो, इसको आप लोग क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर k2l बड़ा हो जाएगा तो टर्म क्या हो जाएगा, पास बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी। और अगर ये बहुत छोटी हो गई तो छोटी टर्म का आप लोग क्या करो, सेपरेट करो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अब बहुत बड़ी हो गई है। यानी कि e रेज टू द पावर k2l माइनस e रेज टू द पावर माइनस k2l क्या बन जाएगा, e रेज टू द पावर k2l बन जाएगा। विद अप्रोक्सीमेशन द एक्सप्रेशन ऑफ टनलिंग बिकम्स, आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, t इज इक्वल टू 4e इंटू में v माइनस का डिवाइडेड बाय 4 इंटू में v माइनस का प्लस का v स्क्वायर इंटू में e रेज टू द पावर k2l डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर। आपके पास एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या था, आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया हुआ है, सिर्फ लास्ट के अंदर मैंने अपनी एक टर्म क्या कर दिया, बहुत ही लार्ज दिखा दिया। बाकी मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, नेगलेक्ट कर दिया। हमारे पास क्या था, साइन का हाइपर, मैंने यहाँ पर क्या किया, इसकी वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ, क्या बन जाएगा पास e रेज टू द पावर k2 इंटू में l माइनस का e रेज टू द पावर माइनस k2 इंटू में l डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका जो k2l है वो क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर आपके पास k2l बड़ा होगा उसका मतलब क्या हो गया, ये टर्म बहुत ज़्यादा छोटी हो गई। मैं क्या कर दूँ, इसको नेगलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इसका स्क्वायर है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कर दूंगा इसका स्क्वायर, तो बस क्या बन जाएगा, बन जाएगा पूरी टर्म पास क्या बन जाएगी, e रेज टू द पावर k2l डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, जिसको मैंने यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पुट किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। और जब आप लोग यहाँ पर इसको सोल्व करें, बस क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा यहाँ पर इस टाइप की टर्म, जिसके अंदर आपको अभी लेना है एक अप्रोक्सीमेशन छोटा सा, और आपको सिर्फ लास्ट में फॉर्मूला यहाँ पर याद करना है। t इज इक्वल टू
आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, t इज इक्वल टू 16e इंटू में v माइनस का डिवाइडेड बाय 16e v माइनस का प्लस का v स्क्वायर e रेज टू दी पावर 2k2l। अब यहाँ पर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि k2 पास क्या है, बहुत बड़ा है। अब तो यहाँ पर आपको उसका स्क्वायर भी करना है, आपका v भी बड़ा है, क्या होगा, आपके पास पूरी टर्म बड़ी हो गई। अब अगर ये पूरी टर्म बड़ी हो गई है तो उस केस में क्या कर सकते हो, इसको भी आप लोग इग्नोर कर सकते हो। अगर आपने कर दिया इसको भी इग्नोर तो आपके पास क्या बन जाएगा, पास टर्म लास्ट में बन जाएगी कुछ इस टाइप की। आपको इसको यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्टली याद करना है। टनलिंग इज इक्वल टू 16e इंटू में v माइनस का डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर e रेज टू दी पावर 2k2l। मैंने यहाँ पर क्या बोला है, मैंने यहाँ पर बोला है कि अगर आपका k2l बड़ा है, जो कि आपके पास k2l बड़ा होता है, वो तब बड़ा ही होगा जब आपके पास क्या हो जाए, v लार्ज हो जाए और आपके पास क्या हो जाए, l भी लार्ज हो जाए। जब आपके पास v भी बड़ा हो जाए, आपके पास क्या हो जाए, l भी बड़ा हो जाए। अगर v बड़ा है तो v का स्क्वायर भी बड़ा है, v का स्क्वायर भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो क्या हो गया, पूरा बड़ा हो गया। मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर इग्नोर कर दिया। जैसे ही मैं करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये टर्म बन जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, एक्सपोनेंशियल को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ऊपर लिख दिया, तो कुछ इस टाइप के आपके पास यहाँ पर टर्म बन जाएगी। फिर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एज v बिकम्स हायर और लार्जर द टर्म, ये यहाँ टर्म लिखी हुई मैंने क्या बन जाएगा, पास यूनिटी बन जाएगी। यानी कि जैसे जैसे आपके पास पोटेंशियल यानी कि हाइट बढ़ती जाती है तो उस केस में आपका जो टर्म है ये आपके पास 1 की तरफ मुड़ती जाती है। यानी कि एट हायर v वैल्यू आपके पास जो टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, ये 1 के बराबर हो जाए। सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा, टनलिंग इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर माइनस k2l, और मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, अप्रोक्स का साइन भी लगा दिया। तो बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है। जितनी बातें मैंने बताई सब कुछ आप लोग कर दो, भूल जाओ। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला लास्ट के अंदर याद होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया हुआ है, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या किया हुआ है, k2 की वैल्यू को पुट कर दिया। k2 पास क्या होता है, p2 अपॉन मैच कट, p2 पास क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2m इंटू में v माइनस का e इंटू में l। तो ये सारा की सारा फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद करना है। t इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर माइनस 2 इंटू में अंडर रूट ऑफ 2m v माइनस का e डिवाइडेड बाय h कट इंटू में l। ये फॉर्मूला मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आ सकता है। और इससे आप लोग डायरेक्टली क्या बोल सकते हो कि अगर आपका m बड़ा होगा तो टनलिंग कम हो जाएगी, अगर आपके पास v बड़ा होगा टनलिंग कम हो जाएगी, अगर आपके पास l बड़ा होगा टनलिंग कम हो जाएगी, अगर पास e बड़ा होगा टनलिंग कम हो जाएगी। इस एक्सप्रेशन से आप लोग ये सारी रिलेशन भी बता सकते हो कि आपके पास टनलिंग कब घटेगी और टनलिंग कब बढ़ेगी। और ये रिलेशंस आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से आपके पास स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बड़े आराम से बन सकता है। और यहाँ से आपके पास कैसे क्वेश्चन आते हैं वो लोग करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।